साल 1884 कोलकाता की गलियों में एक 21 साल का युवक अत्यधिक भूख से जूझ रहा था। पिता की मृत्यु हो चुकी थी, घर में कोई कमाने वाला नहीं था और हालत इतनी खराब थी कि कई कई दिनों तक भोजन भी नसीब नहीं होता था। वह काम की तलाश में दर दर भटकता रहा, पर हर बार उसे सिर्फ निराशा ही मिली। उसे क्या पता था कि यही संघर्ष आगे चलकर उसे दुनिया के सबसे बड़े मंच पर खड़ा कर देगा। यही युवक आगे चलकर बनता है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक संस्कारी और शिक्षित परिवार में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त रखा गया था, पर सब उन्हें प्यार से नरेन कहकर ही बुलाते थे। उनके पिता विश्वनाथ दत्त जो पेशे से हाई कोर्ट के वकील थे, जबकि माता भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक और सुसंस्कृत गृहिणी थीं। बचपन से ही नरेंद्र नाथ असाधारण रूप से इंटेलिजेंट, रैशनल एंड क्यूरियस थे। उन्हें सवाल पूछना और हर बात को तर्क की कसौटी पर परखना बेहद पसंद था। 1870 के दशक में नरेंद्र नाथ दत्त ने कलकत्ता के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा प्राप्त की। यहीं उनके भीतर वेस्टर्न रैशनलिस्ट थिंकिंग का विकास हुआ और वे हर विषय को तर्क और प्रमाण के आधार पर समझने लगे। साल 1878 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ उनकी एकेडमिक टैलेंट एंड शार्प इंटेलिजेंस सबका ध्यान खींचने लगा। इसी दौर में वे वेस्टर्न फिलोसफी जैसे लॉजिक, फिलोसफी और विभिन्न आइडियोलॉजीज से गहराई से परिचित हुए। साल 1880 में उन्होंने जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन, वर्तमान स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ाई शुरू की। यहाँ उनकी इंटेलेक्चुअल जर्नी और भी सशक्त हुई, जहां लॉजिक, स्पिरिचुअलिटी एंड सत्य की खोज धीरे धीरे उनके जीवन का केंद्र बनने लगी। इसी दौर वे वेस्टर्न फिलॉसफी जैसे तर्कशास्त्र, दर्शन एंड आइडियोलॉजी से गहराई से परिचित हुए। साल 1881 में नरेन सिर्फ 18 साल के थे जब किसी ने कहा रामकृष्ण के पास जाओ, तो वह हंस पड़े, क्योंकि रैशनल माइंड और वेस्टर्न लॉजिक के प्रभाव में होने के कारण वे स्पिरिचुअलिटी में विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन दक्षिणेश्वर में हुई पहली मुलाकात ने उनकी सोच पूरी तरह से बदल दी। रामकृष्ण पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उनके पास वह था जो किताबों में नहीं मिलता। संदेह से शुरू हुआ यह संबंध धीरे धीरे गुरु में बदल गया। यहीं से नरेन की यात्रा नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद बनने की शुरू हुई। साल 1881 से 1886 तक नरेंद्र नाथ दत्त का जीवन एक ही धारा में बहता रहा, रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में। 5 वर्षों तक उन्होंने दक्षिणेश्वर में रहकर सेवा और साधना की और अपने तर्कवादी मन को भीतर से बदलते हुए महसूस किया। यही वह समय था जब उन्होंने स्पिरिचुअलिटी में मानना शुरू किया। फिर साल 1884 में सबसे बड़ा मोड़ आया। उनके पिता विश्वनाथ दत्त डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज के कारण अचानक चल बसे। पिता की मृत्यु के साथ ही परिवार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह टूट गई। कर्जदार सामने आ गए, रिश्तेदार बदल गए और कानूनी दांव पेंचों के जरिए परिवार को घर से बेदखल कर दिया गया। नरेंद्र नाथ पर अब माँ और छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी थी, लेकिन आमदनी शून्य थी। वे कलकत्ता की सड़कों पर नौकरी की तलाश में भटकते रहे। कई बार हालात इतने खराब हो जाते कि भूख से चक्कर आने लगते। यह संघर्ष उनके धैर्य और संकल्प की कड़ी परीक्षा ले रहा था। इसी दौरान साल 1885 में रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर हो गया। नरेन ने अन्य शिष्यों के साथ दिन रात उनकी सेवा की। रामकृष्ण जानते थे कि उनका अंत निकट है और उन्होंने अपने शिष्यों को आगे के जीवन के लिए तैयार किया। 16 अगस्त 1886 को रामकृष्ण का निधन हो गया। गुरु के जाने के बाद नरेंद्र नाथ आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र हुए। उन्होंने रामकृष्ण के संदेश को अपने भीतर आत्मसात किया और उसी वर्ष 12 नगर मठ की स्थापना हुई। 24 दिसंबर 1886 को उन्होंने अपने साथियों के साथ अनौपचारिक रूप से संन्यास की प्रतिज्ञा ली। यही वह क्षण था जब संघर्ष, साधना और संकल्प एक हो गए और नरेंद्र नाथ दत्त धीरे धीरे स्वामी विवेकानंद बनने लगे। साल 1887 में नरेंद्र नाथ दत्त ने औपचारिक रूप से संन्यास की दीक्षा ली। वे एक भटकते हुए सन्यासी बन गए। यह कोई पलायन नहीं था, यह जीवन का सबसे कठोर और स्पष्ट संकल्प था। बिना जूते, बिना पैसे और बिना किसी निश्चित मंजिल के वे पूरे भारत में निकल पड़े। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर मैदानों तक, आश्रमों, मंदिरों और गांवों तक वे राजाओं के वंशजों से मिले, वे कलकत्ता के धनी व्यापारियों से मिले और वे आम लोगों से भी मिले। लेकिन हर जगह उनका संदेश एक ही था, भारत को जागना होगा। शुरुआती वर्षों में कोई सुनने को तैयार नहीं था। न धन था, न मंच था और न ही कोई समर्थन। अकेलापन लगातार उनके साथ चलता रहा। साल 1892 में वे भारत के सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी पहुंचे। समुद्र के बीच चट्टानों पर बैठकर उन्होंने गहरे चिंतन में एक संकल्प लिया कि वे अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा
और भारत के जागरण के लिए समर्पित करेंगे। यही ऐतिहासिक क्षण कन्याकुमारी संकल्प कहलाया। उसी समय उन्हें यह एहसास हुआ कि यदि भारत का संदेश दुनिया तक पहुंचाना है तो पश्चिम जाना होगा। समस्या सिर्फ एक थी, पैसे नहीं थे। कुछ समर्थकों की सहायता से जहाज पर सवार हुए और वैंकूवर पहुंचे। एक अनजान देश में, एक अनिश्चित भविष्य के साथ वे आगे बढ़ रहे थे। इसी यात्रा से पहले उन्होंने अपना नया नाम अपनाया, स्वामी विवेकानंद। अब वे सिर्फ एक सन्यासी नहीं थे, वे एक ऐसे मिशन पर निकल पड़े थे जो इतिहास बदलने वाला था। 11 सितंबर 1893 की सुबह थी। शिकागो में वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स चल रहा था। हजारों लोग, अलग अलग धर्मों, संस्कृतियों और देशों से आए प्रतिनिधि एक विशाल हॉल में बैठे थे। उस समय मंच पर बोलने का अधिकार ज्यादातर पश्चिमी धार्मिक नेताओं के पास था। तभी मंच पर एक केसरिया वस्त्रधारी सन्यासी खड़ा हुआ। उम्र सिर्फ 28 साल, न कोई परिचय, न कोई प्रसिद्ध डिग्री। कुछ पल के लिए हॉल में गहरी खामोशी छा गई। फिर उसने बोलना शुरू किया, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। बस 3 शब्द और अचानक पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग खड़े हो गए। कई मिनट तक तालियां नहीं रुकी, क्योंकि उस एक वाक्य ने हम और वे की दीवार गिरा दी। पहली बार किसी ने मंच से श्रोताओं को बराबरी और अपनापन दिया था। 4 दिन बाद 15 सितंबर को उन्होंने व्हाई वी डिसएग्री भाषण दिया। यह डीप फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग का संदेश था। 20 सितंबर को रिलीजन नॉट द क्राइंग नीड ऑफ इंडिया भाषण में उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की असली समस्या धर्म नहीं, बल्कि गरीबी, अज्ञान और सामाजिक अन्याय है। 27 सितंबर को उनका अंतिम भाषण पूरे पार्लियामेंट में उन्हें सबसे प्रभावशाली वक्ता बना गया। इसके बाद उन्होंने भारत की बात करते हुए कहा, भारत ने हर धर्म और हर समुदाय को शरण दी है। फिर उन्होंने वह वाक्य कहा जिसने सोच की दिशा बदल दी, हम केवल सहनशीलता में नहीं, बल्कि सभी धर्मों की सत्यता में विश्वास करते हैं। यह विचार पश्चिम के लिए रेवोल्यूशनरी बन गया। अगली सुबह अमेरिकी अखबारों में छपा, विवेकानंदा इज एन ओरेटर बाय डिवाइन राइट एंड द ग्रेटेस्ट फिगर एट द पार्लियामेंट। एक ही रात में एक अनजान सन्यासी अंतरराष्ट्रीय पहचान बन चुका था। इसके बाद भाषणों की एक श्रृंखला शुरू हुई। बोस्टन, न्यूयॉर्क, हार्वर्ड और फिर यूरोप तक वे अपनी विचारधाराएं दुनिया के सामने रखते गए। वेदांत, कर्मयोग, राजयोग और ज्ञान योग। लोग घंटों तक उन्हें सुनते रहे, लेकिन प्रसिद्धि के बावजूद कठिनाइयां खत्म नहीं हुई। मिशन को आगे बढ़ाने के लिए धन चाहिए था, संगठन बनाना था। उन्हें मित्रों को पत्र लिखने पड़े, सहायता मांगनी पड़ी। ईसाई मिशनरियों का विरोध हुआ और भारत में भी कुछ लोग उन्हें पश्चिमी प्रभाव फैलाने वाला कहने लगे। फिर भी वे अडिग रहे। एक पत्र में उन्होंने लिखा, हर सफल व्यक्ति के पीछे आलोचक चलते हैं और उनसे डरकर कोई महान कार्य नहीं किया जा सकता। अब यह साफ हो चुका था कि यह सिर्फ एक भाषण नहीं था, बल्कि यह इतिहास का एक उत्कृष्ट मोड़ था। एक कॉलोनाइज्ड देश की आवाज अब पूरी दुनिया सुन रही थी और उस आवाज का नाम था स्वामी विवेकानंद। नवंबर 1894 में अपने विचारों को स्थायी आधार देने के लिए उन्होंने वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क की स्थापना की। फिर 1895-96 में वे यूके और यूरोप गए। वहां उन्होंने कर्म योग और राजयोग पर व्याख्यान दिए। 30 दिसंबर 1896 को नेपल से जहाज पर सवार होकर वे भारत लौटे। 1 मई 1897 को भारत में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यह सिर्फ एक संस्था नहीं थी, यह उनके विचारों, सेवा और वेदांत दर्शन का स्थायी रूप बन गई। शिकागो का भाषण सिर्फ शुरुआत था। अब विवेकानंद एक मिशन, आंदोलन और प्रणाली के रूप में पूरी दुनिया में खड़े थे। दिसंबर 1900 में वे भारत लौटे और बेल्लूर मठ में स्थायी हुए। लेकिन महानता की एक कीमत थी, स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर होता गया। 4 जुलाई 1902 को मेडिटेशन के दौरान उनके मस्तिष्क में रक्त नली के फटने के कारण वे चल बसे। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था, जब विचार, सेवा और संकल्प संगठित हों तो सीमाएं और मृत्यु भी उनके प्रभाव को नहीं रोक सकती। रामकृष्ण मिशन आज भी उनके दर्शन, सेवा और मानवता के संदेश का जीवंत प्रतीक है। यह वह व्यक्ति था जो दशकों पहले भूख और गरीबी से संघर्ष कर रहा था और अब दुनिया के सामने अपनी इंडेलिबल लेगेसी छोड़ रहा था। आज 128 साल बाद रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ पूरी दुनिया में सक्रिय हैं। भारत और विदेशों में उनके सैकड़ों केंद्र हैं, अस्पताल, शिक्षा संस्थान, सेवा प्रकल्प, और आज भी उनके कोर्स, कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स और मोटिवेशनल वीडियोस में प्रेरणा देते हैं। उनका संदेश, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, आज भी युवा पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन है। उनका एक और प्रसिद्ध कथन है, जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। युवा पीढ़ी आज भी विवेकानंद को फॉलो करती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यह साबित किया कि गरीबी हार नहीं है,
यह सिर्फ शुरुआत है, असफलता अंत नहीं है। ये एक अवसर है। आलोचक दुश्मन नहीं है, वे प्रेरणा हैं। तो आपके लिए विवेकानंद से सीख क्या है? कमेंट करें। आज नरेन हमें यह दिखाते हैं, बिकम अनस्टॉपेबल इन एवरी सिचुएशन। आपको स्वामी विवेकानंद के जीवन की कौन सी गाथा इंस्पायर करती है? कमेंट करें। और ऐसी ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवन गाथा जानने के लिए स्क्रीन पर आए वीडियो पर क्लिक करें।